नमस्कार। इस हफ्ते भारत में काफी कुछ हुआ है। बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। दिल्ली में चल रहे बड़े कंस्ट्रक्शन से लेकर बिहार की सियासत में आए एक नए मोड़ तक। आज हम इन्हीं घटनाओं को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि देश के भविष्य के लिए इनके क्या मायने हैं। वैसे प्रगति का कोई एक चेहरा नहीं होता। इस हफ्ते हमने इसके कई रूप दिखे। कहीं ये दिल्ली में बाढ़ से बचाने वाली एक नई दीवार की शक्ल में दिखी, तो कहीं बिहार में एक ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव के तौर पर, और कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक नई तकनीकी सोच के रूप में। तो चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं उन चीजों से जो जमीन पर दिख रही हैं, मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। हम दिल्ली में बन रहे दो बहुत जरूरी प्रोजेक्ट्स पर नजर डालेंगे। इनके लक्ष्य दो हैं, एक तो आर्थिक विकास को रफ्तार देना और दूसरा शहर को कुदरती आफतों से महफूज रखना। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, भारत का विकास एक तरह की दोहरी रणनीति पर चल रहा है। एक तरफ दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स हैं जो टूरिज्म और बिजनेस को जबरदस्त बढ़ावा देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में यमुना के किनारे एक नई सुरक्षा दीवार खड़ी की जा रही है जो राजधानी को बाढ़ के खतरे से बचाएगी। मतलब विकास और सुरक्षा के बीच एक बहुत जरूरी बैलेंस बनाया जा रहा है। और ये 4 किलोमीटर बस एक आंकड़ा नहीं है। ये सुरक्षा दीवार मजनू का टीला से लेकर पुराने रेलवे पुल तक एक अभेद्य ढाल की तरह काम करेगी। ये सिविल लाइंस और कश्मीरी गेट जैसे कितने ही संवेदनशील और ऐतिहासिक इलाकों को यमुना की बाढ़ से बचाएगी। और इसका टारगेट भी बिल्कुल साफ है। 2027 के मॉनसून से पहले इस दीवार को हर हाल में पूरा करना है। ये एक बड़ी डेडलाइन है जो दिखाती है कि शहरी सुरक्षा को कितनी ज्यादा अहमियत दी जा रही है, ताकि दिल्ली के लोग आने वाले वक्त में बाढ़ की चिंता से मुक्त रह सकें। लेकिन भारत की तरक्की सिर्फ सीमेंट और सरियों तक ही सीमित नहीं है। देश का सियासी माहौल भी तेजी से बदल रहा है, और इसका सबसे ताज़ा और बड़ा उदाहरण हमें बिहार में देखने को मिला है। बिहार की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ आया है। सम्राट चौधरी राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक चेहरे का बदलना नहीं है, बल्कि ये राज्य में दशकों से चली आ रही गठबंधन की राजनीति में एक नए दौर का आगाज भी हो सकता है। इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए प्रशासन को अपना पूरा समर्थन और गाइडेंस देने का वादा किया है। राजनीति में इस तरह से सत्ता का सहज हस्तांतरण अक्सर आने वाले समय में स्थिरता और सहयोग का अच्छा संकेत माना जाता है। अच्छा, अब जरा राजनीति से हटकर सरकार की एक और प्राथमिकता को देखते हैं, हमारे सशस्त्र बलों के वेटरन्स का कल्याण। स्क्रीन पर जो ये 1.25 लाख करोड़ रुपए की रकम दिख रही है, ये वन रैंक वन पेंशन यानी OROP स्कीम के तहत दी गई है। ये हमारे पूर्व सैनिकों के लिए एक बहुत बड़ी वित्तीय प्रतिबद्धता को दिखाता है। और बात सिर्फ पेंशन तक ही नहीं रुकती, ये एक पूरी सोच का हिस्सा है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, पेंशन के अलावा पूर्व सैनिकों के लिए हेल्थ स्कीम के बजट में भी 36% की जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। मतलब ये एक पूरी स्ट्रैटेजी है जिसमें फाइनेंशियल और हेल्थ दोनों तरह की सिक्योरिटी शामिल है। देखिए, भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सिर्फ कंक्रीट की दीवारें और राजनीतिक स्थिरता ही काफी नहीं होती। आज के डिजिटल दौर में असली सुरक्षा टेक्नोलॉजी और राष्ट्रीय एकता से आती है। चलिए देखते हैं कि भारत इन दोनों मोर्चों पर क्या तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बहुत साफ कहा है कि भविष्य की लड़ाइयां पारंपरिक हथियारों से नहीं लड़ी जाएंगी। अब नेशनल सिक्योरिटी का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर डेटा सिक्योरिटी में महारत हासिल करना है, और इसके लिए हमें नई पीढ़ी के एक्सपर्ट्स को तैयार करना होगा। और इसी सोच को और पुख्ता करते हुए नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी है। ये एक तरह का प्रतीक है जो बताता है कि भारत की सुरक्षा रणनीति का नेतृत्व अब टेक्नोलॉजी से जुड़ी चुनौतियों से निपटने पर फोकस्ड है। टेक्नोलॉजी के अलावा देश को जोड़ने वाली एक और मजबूत ताकत है हमारी संस्कृति। एक भारत श्रेष्ठ भारत की इसी भावना को हाल ही में एक बहुत ही अनोखे और कलात्मक तरीके से मनाया गया, और वो जरिया था डाक टिकट। ये सिर्फ एक डाक टिकटों की प्रदर्शनी नहीं थी। इसमें हमारे संविधान और डॉक्टर BR अम्बेडकर को समर्पित खास टिकट दिखाए गए। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव को मजबूत करती है। तो जब देश में इतना कुछ हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, राजनीतिक स्थिरता है और सुरक्षा पर फोकस है, तो इन सब का हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है?
आइए देखते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF भारत के आर्थिक भविष्य को किस नज़र से देख रहा है। IMF भारत की ग्रोथ को लेकर काफी उम्मीद से भरा हुआ है। उनका अनुमान है कि 2025 में भारत 7.6% की मजबूत दर से आगे बढ़ेगा। लेकिन एक चेतावनी भी है, दुनिया भर में जो अनिश्चितता का माहौल है, उससे एनर्जी और खाने पीने की चीज़ों की बढ़ती कीमतें महंगाई को थोड़ा बढ़ा सकती हैं। भारत में जो ये बदलाव हो रहे हैं, ये अकेले नहीं हैं। पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि लोग सरकारों को एक निर्णायक यानी कि एक क्लियर मैंडेट दे रहे हैं। चलिए 2 अलग-अलग देशों बेनिन और कनाडा पर एक नज़र डालते हैं, ये देखने के लिए कि वहाँ लीडरशिप कैसे मजबूत हो रही है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, बेनिन में वित्त मंत्री ने 94% से भी ज्यादा वोटों के साथ एक तरफा जीत हासिल की, जबकि कनाडा में प्रधानमंत्री ने उपचुनावों के बाद बहुमत की सरकार बना ली है। दोनों ही मामलों में ये मजबूत जनादेश नेताओं को अपनी नीतियों को असरदार तरीके से लागू करने की ताकत देता है। कनाडा का मामला खास तौर पर दिलचस्प है। वहाँ के नए प्रधानमंत्री अमेरिका पर देश की आर्थिक निर्भरता को कम करने पर ध्यान दे रहे हैं। ये एक बड़े ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा है, जहाँ बहुत से देश अपनी आर्थिक आज़ादी को मजबूत करने के लिए नए रास्ते खोज रहे हैं। तो हमने दिल्ली में बनती दीवारों से लेकर बिहार में बदलते नेतृत्व तक और टेक्नोलॉजी से लेकर अर्थव्यवस्था तक कई बदलावों पर बात की। ये सभी चीजें मिलकर भारत को एक नई दिशा में ले जा रही हैं और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देती हैं। इन सभी बदलावों में से आखिर वो कौन सा बदलाव होगा जो भारत के भविष्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा?